बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन केमिस्ट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसके कुछ प्रिंसिपल्स पे बात की थी। आज उसी लेक्चर के आगे हम ग्रीन केमिस्ट्री पार्ट 2 पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें तो आपने प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। और प्रिंसिपल्स में मैंने आपको बताया था कि जो पॉल एंड वार्नर हैं उन्होंने हमें 12 प्रिंसिपल्स दिए ग्रीन केमिस्ट्री के। टोटल ये 12 प्रिंसिपल्स हैं और इन 12 प्रिंसिपल्स को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और वो है, एक है रिड्यूसिंग रिस्क इन लैब, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और वो 4 हमारे पास थे क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स। और दूसरे जो हैं वो है मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, यानी ये आपके पास 8 प्रिंसिपल्स होंगे उससे ऑनवर्ड जो कि हमने फॉलो करने ड्यूरिंग आवर प्रोडक्शन। कोई भी हम केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके दौरान हमने इसको फॉलो करना है। सो व्हाट इज़ मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, यानी ये प्रिंसिपल्स हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो इन्वायरमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, या उसकी प्रोडक्शन के दौरान, या उसके यूज़ के दौरान, या उसके बाद में डिस्पोजल जो होता है, वेस्ट होता है, उसके वजह से जो भी इन्वायरमेंट पे असर हो रहा है उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, सो वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पांचवा जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ऐसे मेथड्स डिराइव करो और ऐसे स्कीम्स को फॉलो करो कि जिससे आपका वेस्ट कम से कम बने। ठीक है, जो वेस्ट आपका बन रहा है वो बहुत ही कम बने। ठीक है, आप मेथड्स वगैरह इस तरह के यूज़ कर लो, यानी आप कह सकते हो कि वेस्ट प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन वेस्ट क्लीन अप। बजाय इसके कि आप पहले ऐसे मेथड बना रहे हो कि जिनसे वेस्ट बन रहा है और बाद में आप उस वेस्ट को ट्रीट करो, उसके बरक्स आप ऐसे मेथड यूज़ कर लो पहले से ही कि जो वेस्ट कम से कम बनाए। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बनाना चाहते हैं ये हाइड्राजीन अगर हम बनाना चाहते हैं अमोनिया से, तो एक तो तरीका ये है कि हम अमोनिया का इंटरेक्शन करा दें सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में आपके पास हाइड्राजीन बनेगा। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम अमोनिया का इंटरेक्शन करा दें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो इससे भी आपका हाइड्राजीन यानी प्रोडक्ट, आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हाइड्राजीन है वो भी बन सकती है। तो अब बच्चों, अगर दोनों इन मेथड्स को आप कंपेयर करो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे देखो हाइड्राजीन हमारी मेन प्रोडक्ट तो बन रही है, लेकिन साथ में हमारे पास ये साइड प्रोडक्ट के तौर पे आ रही है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ वाटर आ रहा है। इसमें साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, मीन्स ये हमारे लिए वेस्ट के तौर पर होंगी, ये हमें इनकी ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ेगी और ये वेस्ट में जाएंगी। सो इस मेथड से बेहतर ये है कि हम इस मेथड को जो है वो यूज़ करें, क्योंकि इस मेथड में देखें हमारी मेन प्रोडक्ट बन रही है और साइड प्रोडक्ट सिर्फ वाटर बन रहा है और कोई वेस्ट वगैरह नहीं बन रहा, और वाटर को ट्रीट करना भी आसान है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ऐसे मेथड डिराइव करो, ऐसे मेथड यूज़ करो कि जो आपका वेस्ट कम से कम बनाए। ठीक है, और वेस्ट कम होगा तो डेफिनेटली जो पोल्यूशन वगैरह है वो कम होगी। दूसरा है सिक्स्थ प्रिंसिपल है यूज ऑफ कैटलिस्ट इंस्टेड ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज। आप जानते हो बच्चों, आप फेमिलियर हो कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट हमारे पास कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी होती है दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो क्या करती है कि रिएक्शन को तेज कर देती है, स्पीड अप कर देती है, लेकिन इटसेल्फ यूज नहीं हो रही होती। ठीक, अब कैटलिस्ट काम कैसे करता है कि वो क्या कर देता है, जो उस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसको लो कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शंस के बजाय अगर हम कैटालिटिक रिएक्शन यूज़ करेंगे, यानी ऐसे रिएक्शन यूज़ करेंगे तो कि जो कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, तो उसका हमें एक तो बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो लेस टाइम में प्रिपेयर हो जाएगी, हमें टाइम कम लगेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है वो ये है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें रिएक्टेंट की अमाउंट कम चाहिए होती है।
ठीक है, हम थोड़ी सी जो है वो क्वांटिटी लेते हैं रिएक्टेंट की, तो उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप ज़्यादा अमाउंट में जो है वो रिएक्टेंट लो और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। तो कैटालिस्ट हमारा एक तो टाइम बचाता है, दूसरा हमारी जो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट है वो भी हम एक नॉर्मल रेंज के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, सो जो ग्रीन केमिस्ट्री का 6th प्रिंसिपल है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि आप ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो है वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस और ऐसे केमिकल मेथड्स जो है सजेस्ट करो अपनी प्रोडक्ट के लिए कि जो कि किसी कैटलिस्ट वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी जो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो भी कम से कम हो। जितनी हम कम क्वांटिटी केमिकल्स की यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल है दैट इज रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल डेरिवेटिव्स। ये बच्चों ये है कि हमने केमिकल डेरिवेटिव्स कम से कम बनाने या कम से कम हमने यूज़ करने, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसकी जो है वो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, एक जनरल सी वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज आपकी ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, आपने ये प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपकी ये, ठीक है, तो आपने ये रिएजेंट ले लिया है, इससे आपने ये प्रोडक्ट बनानी है। तो डेफिनेटली आप जानते हो कि ये कोई जो है वो OH ग्रुप है और इसको हमने ऑक्सीडाइज करना है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को गौर से देखो तो यहाँ पे हम इसकी जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं आ सकती। ठीक है, रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे डायरेक्ट तो आपके पास प्रोडक्ट ये आएगी कि ये OH भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये OH भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो डायरेक्ट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस OH की ऑक्सीडेशन हुई है, कार्बोनिल ग्रुप बना है, तो इस OH की भी ऑक्सीडेशन होगी, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, OH के बजाय कार्बोनिल आ जाएगा। तो इसका हम फिर जो है वो दूसरा हल क्या निकाल सकते हैं, वो ये है कि हम क्या करें, पहले इसका इंटरेक्शन कराएं किसी ऐसे स्पीशी या ऐसे ग्रुप के साथ जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ग्रुप, जो क्या करे, एक OH को प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने इसका इंटरेक्शन कराया किसी स्पीशी के साथ, तो इसका एक जो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो गया, एक OH ग्रुप के साथ यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, अब जब हम ऑक्सीडेशन इसकी करेंगे तो अब सिर्फ ये OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ये OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन हम क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन करेंगे, दोबारा से जो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया था उसको रिमूव करेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो हमारी ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट यहाँ से तो नहीं आ सकते, तो हमने इस रूट को फॉलो करना है। लेकिन बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री हमें ये कहती है कि इस तरह के रूट्स को अवॉइड करो। ठीक है, यानी आप अगर इस तरह के ग्रुप्स यूज़ करते हो तो 2-3 वहाँ पे हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें। पहली बात ये कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि एक रिएक्शन आप सिंगल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो वो ज़्यादा आसान है, यहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा हैं। दूसरी जो बात होगी वो ये होगी कि यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से यहाँ आने में साइड प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से यहाँ आने में साइड प्रोडक्ट बनेगी, तो आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा बनेगा और ये जो है वो इतना इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि आप केमिकल डेरिवेटिव्स कम से कम बनाओ, आप रिएक्शन ही कोई ऐसा चूज़ करो कि वो 1 स्टेप में आपके पास यही प्रोडक्ट दे। ठीक है, यानी ऐसे रिएजेंट्स हों जो डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों। ठीक है, इस तरह से हमें रूट्स फॉलो ना करने पड़े। ठीक, तो ये है आपका 7th प्रिंसिपल। नेक्स्ट है 8th प्रिंसिपल, दैट इज सिंथेटिक एफिशिएंसी, या इसको हम कह सकते हैं एटम इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये कह रहा है कि जितना आप रिएक्टेंट लें वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी उसके अंदर जितने एटम्स हैं वो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों, साइड प्रोडक्ट्स बहुत कम से कम बने। जैसे अब एटम इकोनॉमी क्या होती है, एटम इकोनॉमी का मतलब ये है कि नो एटम इज़ वेस्टेड, यानी जो भी रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी आपने एटम्स लिए हैं वो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में एडजस्ट हो गए, आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट ही बनाई है उन्होंने, साइड प्रोडक्ट नहीं बनी। तो ये इसके जो हम एटम इकोनॉमी है ये फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला से। एटम इकोनॉमी होती है दैट इज मैस ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट बनी है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एटम इकोनॉमी।
तो लेट्स सपोज एक रिएक्शन है जिसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट थी कैल्शियम ऑक्साइड, आप ये बनाना चाह रहे थे। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट से इसको ऑब्टेन करोगे तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस होता है दैट इज मोलर मैस, वो होता है 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 56 ग्राम पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम पर मोल। अब अगर आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इसको बनाना चाहते हो और आपने इससे बनाया, तो देखो ये तो बनेगा ही, लेकिन ये साथ में साइड प्रोडक्ट बनी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, आप जब इसकी एटम इकोनॉमी निकालोगे इस रिएक्शन की, तो वो आएगी, यहाँ पे मैस ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है 56, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 56, यहाँ पे हम निकालें तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 से कैंसिल, तो आपके पास जो इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी आएगी वो आएगी 56%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है, जो भी आप क्वांटिटी लोगे उसका 56% सिर्फ जाके आपकी जो मेन प्रोडक्ट है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट होगा, बाकी जो आपकी परसेंटेज है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आप क्या करो, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाओ कि जो आपके पास 100% एटम इकोनॉमी दें, ठीक है, यानी 100% जो एटम्स हैं वो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हों, ठीक है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो एक तो हमारी इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल होगा कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो रही, दूसरा वेस्ट नहीं बन रहा तो उसकी ट्रीटमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और तीसरा ये है कि हम लेस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट लेके भी अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड बना सकते हैं, ठीक है, यानी आपको जो रॉ मटेरियल है वो कम से कम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है 9th प्रिंसिपल, दैट इज डिज़ाइन डिग्रेडेबल केमिकल्स। जाहिर सी बात है, हम जितने भी केमिकल्स हैं डेली लाइफ में डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाके फिर डिस्पोज ऑफ हो रहे होते हैं, यूज़ के बाद हम उनको डिग्रेड अगर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर वो उस पर पड़े रहेंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि स्पाइनोसाइड एक हमने बनाया है इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जो हम DDT जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक इंसेक्टिसाइड, इसकी अल्टरनेटिव के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम ये इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो स्पाइनोसाइड जो इंसेक्टिसाइड है ये कुछ टाइम के बाद बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है तो ये बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाता है। यानी ये हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाता है और इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट उसमें नहीं रहता, ठीक है। जबकि जो DDT है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है, वो उधर ही हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा रहेगा और फिर ये टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो इसके होंगे डिफरेंट एनिमल्स पे, डिफरेंट लिविंग थिंग्स पे, ठीक। तो 9th जो प्रिंसिपल है वो आसान लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हो कि वो ये कहता है कि आप ऐसी चीज़ें बनाओ जो बायोडिग्रेडेबल हों, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। जैसे लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग बैग हैं वो अब ऐसे बनाए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो बाद में हालांकि जो पॉलीथीन के शॉपिंग बैग वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो डिग्रेड नहीं होते, ठीक है, वो फिर हमारे इन्वायरमेंट में सालों तक पड़े रहते हैं और फिर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उसकी बजाय अगर हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें जो बायोडिग्रेडेबल हों तो उससे हम पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, ठीक है। 10th प्रिंसिपल है इन प्रोसेस कंट्रोल। मीन्स जब इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही है, जब उसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आप उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन से पहले आप उसकी स्मॉल स्केल पे यानी लैब वगैरह में उसके सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेप्स आ रहे हैं उन सब को आप एनालाइज कर लो, ठीक है, उनकी एनालिसिस कर लो और अपनी एनालिसिस क्या करनी है कि क्या उसके दौरान, प्रोसेस के दौरान कोई हैज़ार्डस केमिकल्स तो नहीं बन रहे, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं बन रही जो हम बाद में हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगी। तो आप इन प्रोसेस मॉनिटरिंग करते रहो उसकी, या रियल टाइम एनालिसिस भी इसको कहते हैं कि आप लैब के अंदर उसको पहले हर एक स्टेप को देख लो कि उस स्टेप में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं या रिएक्टेंट्स के दौरान जो भी आपके पास प्रोसेस में चल रहा है तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात, आप वहाँ पे एक और एनालिसिस कर सकते हो कि आप ये करो कि उस चीज़ की, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसकी पीएच वगैरह चेंज करके देखो, उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रख के देखो, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये फ्लक्चुएशंस आती हैं, पीएच चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो इन चीज़ों पे उसकी एनालिसिस करो कि क्या वो प्रोडक्ट जब ये कंडीशंस चेंज होंगी तो वो टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगी। यानी एक प्रोडक्ट आपने बनाई है, तो जब आपने बनाई है तो वो नॉन टॉक्सिक थी, लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर जाके कोई टेम्परेचर चेंज आता है, कोई पीएच चेंज आता है, तो उससे प्रॉब्लम अगर आती है तो वो भी तो फिर पोल्यूटेंट बन जाएगी। तो इन कंडीशंस पे भी आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। यानी आप प्रोसेस के दौरान भी एनालिसिस करो और उस प्रोडक्ट को डिफरेंट कंडीशंस में डाल के भी आप चेक कर लो कि कहीं वो इन्वायरमेंट के लिए खराबी का बायस तो नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 11th प्रिंसिपल, दैट इज यूज ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक। आप अपना जो रॉ मटेरियल यूज़ करो, जो आप प्रोडक्शन के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वो कोशिश करो कि आप रीन्यूएबल फीड स्टॉक लो, ठीक है। यानी आप रीन्यूएबल सोर्स से लो, जैसे आप एग्रीकल्चर से, क्रॉप्स वगैरह से, वहाँ से आप चीज़ें ले लो, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे नायलॉन एक पॉलीमर है, ठीक है, और नायलॉन जो है वो एडिपिक एसिड से बनाया जाता है, और एडिपिक एसिड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें हम बेंजीन यूज़ करते हैं, यानी बेंजीन को हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा सिस्टम है, बेंजीन से हम एडिपिक एसिड बनाते हैं, और एडिपिक एसिड जो है उससे फिर हम नायलॉन बनाते हैं, जो एक पॉलीमर है, ठीक है। हम डिफरेंट जगहों पे इसको यूज़ करते हैं। तो इसका एक अल्टरनेट ये हो सकता है कि हम बेंजीन के बजाय एडिपिक एसिड जो बनाएं वो ग्लूकोज से बनाएं, ठीक है। तो ग्लूकोज से अगर हम बनाएंगे तो ग्लूकोज आप जानते हो जैसे शुगर केन है और इस तरह के प्लांट्स हैं, उनसे हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, और शुगर केन एक रीन्यूएबल सोर्सेज है, हम बार बार उसको उगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सोर्सेज से आप चीज़ें लो, जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह है प्रोडक्शन के लिए, एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगी क्योंकि वो डिग्रेडेबल होती हैं मोस्टली, और दूसरा जो है वो प्रॉब्लम हमारी कम से कम क्रिएट करेंगे और अगेन एंड अगेन हमारे लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बेंजीन यूज़ करते हो तो आपको पता है कि बेंजीन की आपको प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, और दूसरा ये है कि बेंजीन कार्सिनोजेनिक भी होती है, ठीक है। देन 12th है इकोनॉमी इनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि आप ऐसे मेथड्स बनाओ कि जिसमें एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो, यानी आसान लफ्ज़ों में ऐसा है कि आपके जो रिएक्शंस हों उनकी कंडीशन ऐसी हों कि आपका टेम्परेचर कम से कम लगे, ठीक है, प्रेशर वगैरह आपको नॉर्मल रखना पड़ जाए। यानी अगर आपको लेट सपोज आप एक ऐसा आपने मेथड बनाया कि जिसमें आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हाई टेम्परेचर के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी लॉस होगी, ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड होगी, जैसा कि आपके पास बर्निंग आपको करनी पड़ेगी, और फिर बर्निंग के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप रिएक्शन कोई ऐसा या मेथड ऐसा चूज़ करो कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, जैसे रूम टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह पे हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के आपने मेथड को जो है वो सजेस्ट करना है अपनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक। सो बच्चों, ग्रीन केमिस्ट्री के अगर हम वन व्यू में देखें इन सारे प्रिंसिपल्स को, तो वो प्रिंसिपल्स यही कहते हैं कि आपने डिफरेंट चीज़ों को जो बनानी है, आपने प्रोडक्शन करनी है, तो उसमें आप क्या करो कि आप ये देख लो कि वो चीज़ एक तो टॉक्सिक तो नहीं होगी ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, दूसरा उसका जो वेस्ट वगैरह बनेगा वो जो है वो नुकसानदेह तो नहीं होगा, या बायोडिग्रेडेबल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अब बच्चों, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं कि वो उसकी थोड़ा सा इनको इलेबोरेट करके आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया जाए, ठीक है। आपके कोर्स में जस्ट इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन सारे प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल्स वगैरह आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ठीक है। या जो केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पे समझाने के लिए यूज़ किए हैं, या ये जो हमने फार्मूलाज वगैरह पढ़े, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको कि इन प्रिंसिपल्स का मकसद क्या है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स हमें एक्चुअली बता क्या रहे हैं, ठीक है। होप सो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।